इस चैनल पर प्रस्तुत सभी कहानियां केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई हैं। इन कहानियों का वास्तविक जीवन किसी व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। विजय और माधव दोनों भाई पास के शहर से व्यापार करके अपने गांव मधुपुर लौट रहे थे। दिन ढल चुका था। रास्ते में हल्की ठंडी हवा चल रही थी। दोनों भाई विजय और माधव ने शहर में अपनी फसल बेचकर अच्छी कमाई की थी। शाम का समय था। आसमान में काले बादल छा रहे थे। उनके बैल अपनी मस्त चाल में धीरे धीरे चल रहे थे, जैसे उन्हें दुनिया की भागदौड़ से कोई जल्दी ना हो। रास्ता लंबा था और चारों ओर खेतों की मिट्टी की सौंधी खुशबू फैली हुई थी। अरे माधव, देख तो क्या सुहावना मौसम हो गया है। हवा में मिट्टी की खुशबू कितनी प्यारी लग रही है ना। बिल्कुल भैया, और आज तो फसल भी अच्छे दामों में बिक गई। भगवान का लाख लाख शुक्र है, मेहनत रंग लाई। लेकिन देख माधव, बादल घिरते जा रहे हैं, लगता है बारिश होने वाली है। हाँ भैया, सच कह रहे हो। शहर का शोरगुल तो सिरदर्द कर देता है, लेकिन गांव की ये शांति मन को सुकून दे देती है। अब घर जाकर अम्मा को ये खुशखबरी सुनाएंगे, वो तो बहुत खुश होंगी। अचानक तेज हवा चलने लगी, पेड़ों के पत्ते सरसराने लगे और धूल उड़ने लगी। बैल भी बेचैन हो गए और रुक रुक कर चलने लगे। चलो थोड़ी रफ्तार बढ़ा लेते हैं, नहीं तो बीच रास्ते में भीग जाएंगे। अरे भीग भी गए तो क्या, बचपन याद आ जाएगा जब हम खेतों में बारिश में नाचते थे। हाँ, वो दिन भी क्या दिन थे। अब तो बस जिम्मेदारियां ही जिम्मेदारियां हैं। सही कहा तूने, लेकिन चाहे वक्त कितना भी बदल जाए, गांव की मिट्टी और इसकी खुशबू हमेशा अपनी लगती है। धीरे धीरे बारिश शुरू हुई और कुछ ही देर में तेज बूंदाबंदी होने लगी। दोनों भाई अपने सिर पर कपड़ा डालकर खामोशी से इधर उधर देखने लगे, कहीं शरण मिल जाए। लगता है ऊपर वाले ने आज खूब बरसने की ठानी है। बैल बेचैन है, धीरे चलाना पड़ेगा। वो आगे कुछ रोशनी सी दिख रही है, शायद कोई घर या चौपाल हो। अगर वहीं तक पहुंच जाएं तो रुक सकते हैं। हाँ, मुझे भी दिख रही है, चलो उसी ओर बढ़ते हैं, पर जरा संभल कर। भैया, बैल बार बार रुक रहे हैं, कहीं कुछ महसूस तो नहीं कर रहे? जानवरों को तो पहले ही आभास हो जाता है ना। अरे माधव, तू भी ना, शायद बिजली की आवाज से घबरा गए होंगे। अब लौटने का भी तो रास्ता नहीं दिख रहा। चलो रोशनी तक पहुंचते हैं, शायद मदद मिल जाए। पता नहीं भैया, ये रास्ता कुछ जाना पहचाना नहीं लग रहा। उम्मीद है भैया, वरना ये इलाका डराने लगा है। डर मत, मैं हूं तेरे साथ, जो भी होगा साथ झेल लेंगे। रोशनी की दिशा में मुड़ती बैलगाड़ी की धूल अब पानी में बदल रही थी। मौसम की गूंगी सरगर्मी के बावजूद किसी अनजाने सुकून की हल्की सी अनुभूति मन में उजागर हो रही थी। वे बैलगाड़ी को रोशनी की ओर मोड़ते रहे। बारिश इतनी ज्यादा हो रही थी कि कच्चा रास्ता कीचड़ में बदल गया था और बैलों के पैर मिट्टी में धंसते जा रहे थे, जिस कारण बैल बड़ी मुश्किल से चल रहे थे। बहुत मशक्कत के बाद वे धीरे धीरे एक छोटे से गांव में पहुंचे। गांव छोटा था पर साफ सुथरा दिख रहा था। कुछ घरों से मध्यम रोशनी और धुआं निकल रहा था। गांव में घुसते ही दोनों भाइयों को एक बुजुर्ग आदमी दिखाई दिया, जो अपने घर के बाहर दरवाजे पर बैठा था और उसके बगल में एक लालटेन जली हुई थी। बुजुर्ग आदमी ने दोनों भाइयों को ध्यान से देखा और फिर धीरे धीरे मुस्कुराए। उस मुस्कान में एक अजीब सा रहस्य छिपा हुआ था। नमस्ते बाबा, हम पास के शहर से अपने गांव लौट रहे थे। अचानक रास्ते में बारिश आ गई तो यहाँ रुकना पड़ गया। अरे बेटा, कोई बात नहीं, ऐसी रातों में राहगीरों को आसरा देना ही तो इंसानियत है। अंदर आओ, भीग गए हो दोनों। धन्यवाद बाबा, रास्ता इतना कीचड़ भरा हो गया कि बैल भी थक गए हैं। लगा अब कहीं रुकने की जगह नहीं मिलेगी। हाँ हाँ, इस इलाके का मौसम बड़ा नटखट है, कभी चुप रहता है, कभी अचानक बरस पड़ता है। कुछ क्षणों तक वो यूं ही देखता रहा, फिर अचानक उठा और अपने घर की ओर मुड़ गया। उसने इशारे से दोनों भाइयों को भी अपने घर में रुकने के लिए कहा। घर काफी पुराना था, मगर साफ सुथरा और व्यवस्थित। दीवारें मिट्टी की थीं और छत खपराए की, जिन पर बारिश की बूंदें मध्यम लय में गिरकर एक विचित्र संगीत सा रच रही थी। भीतर एक लालटेन जल रही थी, जिसकी मध्यम रोशनी पूरे घर में एक रहस्यमयी माहौल बना रही थी। हवा में पुराने समय किसी नमी और मिट्टी की गंध तैर रही थी, जैसे ये घर अब भी अपने अतीत की यादों में सांस ले रहा हो। चलो आग के पास बैठ जाओ, बदन सुखा लो। आपका गांव बड़ा शांत है बाबा, बाहर से लगा जैसे यहाँ कोई रहता ही नहीं। रहता हूँ बेटा, मैं और कुछ पुराने लोग, बाकी तो सब अपने अपने भाग्य के साथ चले गए। चले गए मतलब गांव छोड़ दिया उन्होंने? कुछ ने गांव छोड़ा, कुछ को गांव ने छोड़ दिया। पर तुम लोग थके लग रहे हो, पहले गर्म पानी ले लो। लेकिन आपने कहा कि गांव ने छोड़ दिया, आपका मतलब क्या है? कुछ बातें वक्त आने पर ही समझ में आती हैं। फिलहाल तुम आराम कर लो, रात अभी लंबी है। बेटा, इस गांव की मिट्टी में कई कहानियां दबी हैं,
जो यहाँ रहता है वो उन कहानियों का हिस्सा बन जाता है, चाहे वो चाहे या ना चाहे। लोग कहते हैं ये गांव बरसों पहले उजड़ गया था, लेकिन कुछ आत्माएं अब भी यहाँ भटकती हैं। मैं तो बस उनका पहरेदार हूँ, ताकि कोई अनजाना यहाँ भटक कर फंस ना जाए। बाबा, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आत्माएं, पहरेदार, ये सब तो सुनी सुनाई लगती हैं। भैया, मुझे तो डर लगने लगा है। बाहर बारिश के बीच वो अजीब सी सरसराहट सुनाई दे रही है, जैसे कोई घर के चारों ओर घूम रहा हो। घर के अंदर का वातावरण भी कुछ अलग था। वहां रखा फर्नीचर बहुत पुराना था, जैसे कई दशकों से उसी जगह पर हो। दीवारों पर टंगी तस्वीरें भी फीकी पड़ चुकी थीं, जिनमें बीते जमाने की झलक अब भी मौजूद थी। इतने में भीतर से बुजुर्ग महिला की पत्नी बाहर आईं। वे भी उम्र दराज थी, पर उनके चेहरे पर गजब की शांति थी। उन्होंने पुराने जमाने के कपड़े पहन रखे थे और उनकी धीमी चाल में एक अनकही गरिमा थी, जैसे वे किसी ऐसे दौर से आई हों जो अब बस यादों में रह गया हो। देखो बेटा, ये मेरी धर्म पत्नी है, सुलोचना। उम्र के इस पड़ाव में भी घर आंगन को वैसे ही संभालती हैं जैसे पहले दिन संभालती थी। ये घर हमारे पुरखों की निशानी है। बिजली यहाँ आई तो थी, पर हमने उसे अपनाया नहीं। इन लालटेनों की रोशनी में हमें अब भी वही सुकून मिलता है जो मशीनों की चमक में नहीं मिलता। वक्त बदल गया, पर हम नहीं बदले। शायद इसलिए ये घर अब भी अपने अतीत की सांसें लेता है। बाबा, ये घर और इसकी खुशबू कुछ अलग सी है। लगता है जैसे समय यहाँ थम गया हो। हाँ, और ये भी सोचने वाली बात है कि जब हर गांव में बिजली पहुंच चुकी है, तो ये गांव अब भी अंधेरे में क्यों डूबा है? उजाले से ज्यादा भरोसा हमें इस मध्यम रोशनी पर है बेटा, क्योंकि ये ना तो आंखों को चकाचौंध करती है, न दिल को भी चैन। इस घर में जो भी ठहरता है उसे कुछ पल के लिए चैन मिल ही जाता है, चाहे वो कहीं से भी आया हो। बरसों से यहाँ कोई मेहमान नहीं आया था। अच्छा लगा कि आज फिर किसी ने इस चौखट को पार किया। तुम दोनों को थकान होगी, मैं चूल्हे पर कुछ गर्म कर देती हूँ। इतना कहकर बुजुर्ग महिला रसोई की ओर चली गई। उनके जाते ही बुजुर्ग आदमी ने दोनों भाइयों को बैठने का इशारा किया। तीनों मिट्टी के फर्श पर बिछी पुरानी दरी पर बैठ गए और आपस में बातचीत करने लगे। तो बेटा, रास्ते में कोई और यात्री नहीं मिला क्या? इस मौसम में लोग आमतौर पर यहाँ से गुजरने की हिम्मत नहीं करते। नहीं बाबा, पूरा रास्ता सुनसान था। बस कहीं कहीं सूखी पत्तियों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। लगा जैसे कोई हमें देख रहा हो, पर दिखा कोई नहीं। ये जंगल ऐसा ही है बेटा, यहाँ की हवा भी अपनी बातें कहती है। कभी लगता है कोई पीछे चल रहा है, कभी कोई नाम पुकारता है, मगर डरने की बात नहीं। अब तो हमारे गांव में हो, यहाँ सब सुरक्षित है। सच में बहुत सुकून देने वाला माहौल है यहाँ। मगर अजीब बात यह है कि रास्ते में हमें गांव कहीं दिखा नहीं। अचानक ये जगह सामने आ गई, जैसे किसी पर्दे के पीछे से उभर आई हो। लगता है जैसे इस गांव की हवा में कोई अलग ही बात है। एक अजीब सी शांति है जो डर और सुकून दोनों देती है। कभी कभी कुछ जगह खुद नहीं दिखती बेटा, बल्कि कुछ लोग ही उन्हें देख पाते हैं। शायद आज रात तुम्हारा भाग्य यहाँ ले आया। क्या मतलब बाबा? क्या ये गांव बाकी गांव से अलग है? हर गांव की अपनी कहानी होती है बेटा, हमारी भी है, लेकिन वो कल बताऊंगा। रात बहुत हो गई है, पहले खाना खा लो और आराम कर लो। थकान उतर जाए फिर सब समझा दूंगा। बातचीत का सिलसिला कुछ देर चला ही था कि रसोई से बर्तनों की हल्की आवाजें आने लगी और थोड़ी देर बाद बुजुर्ग महिला खाना लेकर आ गई। थालियों में रखा खाना देखने में साधारण था, पर उसमें एक अजीब सा स्वाद था, जैसे उसमें पुराने जमाने के मसाले हों या कुछ ऐसा जो अब के समय में इस्तेमाल नहीं होता। स्वाद मन को छू रहा था, पर साथ ही एक हल्की सी बेचैनी भी जगा रहा था। क्या लगता है, ये सच में साधारण खाना है? खाने में जो स्वाद है वो पुराने जमाने का है। इसे खाते हुए सिर्फ पेट नहीं, यादें भी तृप्त होती हैं। भोजन के बाद रात गहराने लगी। बाहर बारिश थम चुकी थी, पर खपरेल से टपकती बूंदों की लय अब भी सन्नाटे में गूंज रही थी। तभी बुजुर्ग आदमी उठा, एक पुरानी लालटेन हाथ में ली और बोला कि अब वे विश्राम कर लें। वो उन्हें घर के पीछे की ओर ले गया, जहां एक छोटा सा कमरा था, पुराना लेकिन साफ सुथरा। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि आज की रात वे यहीं ठहर जाएं। बेटों, अब विश्राम का समय है। मैं तुम्हें एक कमरा दिखाता हूँ। आज रात यहीं रहो, सुरक्षित रहोगे। ठीक है बाबा, लेकिन ये कमरा इतना पुराना है, फिर भी साफ सुथरा दिख रहा है। कमरा छोटा है, पर अजीब सा सुकून है। यहाँ की हवा में भी कुछ अलग महक है। हाँ भैया, और बाहर बारिश तो थम गई, पर खपरेल से टपकती बूंदों की आवाज कुछ अजीब लग रही है, जैसे कोई हमें देख रहा हो। हाँ, मुझे भी लग रहा है कि यहाँ समय जैसे थोड़ा धीमा है। हाँ भैया, जैसे धूप और अगरबत्ती की मिलीजुली खुशबू फैली हो, कुछ अजीब सा पर शांत। हाँ, और ये महक कुछ पुराना याद दिला रही है, जैसे किसी ने इसे बरसों से यहाँ छोड़ा हो।
रात के करीब 1 बजे माधव को तेज प्यास लगी। पास रखा पानी खत्म हो चुका था, इसलिए वो चुपचाप बाहर निकला ताकि किसी को परेशानी ना हो। पानी खत्म हो गया, जल्दी से ले आऊं ताकि भैया परेशान ना हो। आंगन में पूर्णमासी की चांदनी फैली हुई थी और चारों ओर अंधेरा शांतिपूर्ण दिख रहा था। आंगन के बीचों बीच एक छोटा सा पुराना कुआं था जिसके चारों ओर पत्थर लगे थे। जब माधव ने कुएं में झांका और पानी निकालने की कोशिश की तो कुएं के अंदर से अजीब सूनी आवाजें आईं, पहले धीमी फिर और साफ। हवा में अचानक एक ठंडी सहरन दौड़ गई और चांद की रोशनी मानो एक पल के लिए घट गई। माधव ने फिर से ध्यान से सुना और उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। कुएं के अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, फिर भी वहां किसी अविचलित मौन का एहसास था, जैसे कोई मौजूद हो और परछाई की तरह दम ले रहा हो। तभी बिल्कुल उसके ठीक पीछे से धीमे से कोई आवाज गूंजी। ये रात, ये चांदनी, सब कुछ अपने हिसाब से बोलती है। माधव ने डरकर धीरे धीरे मुड़कर पीछे देखा तो बुजुर्ग आदमी वहां खड़ा था। चांदनी की रोशनी में उसका चेहरा बिल्कुल सफेद दिख रहा था और उसकी आंखें अजीब तरीके से चमक रही थी। अजीब है, कुएं से कुछ आवाजें आ रही हैं, पहले तो हल्की फिर धीरे धीरे साफ। ये क्या है? यहाँ जो दिखाई देता है वो हमेशा सच नहीं होता, लेकिन तुम डर मत, बस ध्यान से देखो और सुनो। माधव के रोम रोम में सिहरन दौड़ गई। बुजुर्ग आदमी की आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी और उसकी बातें सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ और ही कह रहा हो। माधव तुरंत कमरे में लौट आया और बड़े भाई विजय को जगाने लगा। भैया, कुछ अजीब लग रहा है, आवाजें कुएं से आ रही हैं, हवा बहुत ठंडी हो गई है। मैं जल्दी पानी लेकर लौटता हूं। कुएं में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, फिर भी लगता है कोई मौजूद है, जैसे कोई परछाई में छिपा हो और मुझे देख रहा हो। उसने विस्तार से बताया कि कुएं से आती आवाजें, बुजुर्ग आदमी का अजीब व्यवहार और उसकी डरावनी बातें सब कुछ बेहद असामान्य और भयभीत करने वाली थीं। ये सुनकर विजय का भी मन कांप उठा। उन्होंने धीरे धीरे अपना सामान बांधा और सावधानी पूर्वक कमरे से बाहर निकल गए। वे बिना पांव की आवाज किए धीरे धीरे अपने बैलों की ओर बढ़ने लगे। तभी अचानक बुजुर्ग आदमी वहां आ गया। बेटा, कहां जा रहे हो आप इस समय? बाबा, हम सब सुबह जल्दी गांव पहुंचने का सोच रहे थे। इतनी रात में ये रास्ता अकेला सुरक्षित नहीं है। हम संभल कर जाएंगे बाबा। और देखते ही देखते गांव के सभी लोग भी वहां पहुंच गए। अजीब बात ये थी कि इतनी रात में गांव के सभी लोग कैसे जाग रहे थे। उनके चेहरे चांदनी में अजीब लग रहे थे, आंखें चमक रही थीं और उनके कपड़े बहुत पुराने और फटे हुए थे। तभी उनके बीच से एक आदमी बोला, अरे तुम लोग हमारे मेहमान हो, लेकिन अब तुम्हें हमेशा के लिए इसी गांव में रहना पड़ेगा। अब तुम हमारे साथ यहाँ रहोगे, भागने की कोशिश मत करना, हम तुम्हें बुला रहे हैं और अब कोई रास्ता नहीं बचा। उसकी आवाज में अजीब सी खुशी थी। उसकी बातें सुनकर विजय और माधव की सांसें फूल गईं। उन्हें समझ में आ गया कि इस जगह पर कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ी है। तुम हमारे साथ रहो, अब तुम्हारा यहाँ से निकलना आसान नहीं। जो यहाँ आता है वो हमेशा के लिए इसी जगह का हिस्सा बन जाता है। हाँ, ये हमारा नियम है, जो भी यहाँ आता है वो हमेशा के लिए यहाँ रुकता है। अब तुम भी हमारी तरह बनोगे। दोनों भाइयों ने एक दूसरे को देखा और तुरंत वहां से दौड़कर भागने लगे। दौड़ते हुए वे अपनी बैलगाड़ी के पास पहुंचे और तुरंत उस पर चढ़ गए। उन्होंने बैलों को तेजी से हाँकना शुरू किया। डर के मारे बैल भी तेजी से दौड़ने लगे। माधव ने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी आत्मा कांप उठी। वे लोग उनका पीछा कर रहे थे, लेकिन जमीन पर नहीं, वे हवा में तैर रहे थे। उनके पैर जमीन को छू भी नहीं रहे थे। बैल खतरनाक खतरे को भांपकर बिना रुके तेजी से दौड़ते रहे। पीछे से गांव वालों की अजीब सी आवाजें आ रही थीं, जो रोंगटे खड़े कर देने वाली थीं। वे पूरी रात भागते रहे। जब सुबह हुई तो काफी दूर निकल आए। सूरज निकलते ही उन्होंने एक असली सामान्य गांव देखा, जहां लोग अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त थे। उन्होंने बैलगाड़ी रोकी और पास की चाय की दुकान पर गए, जहां कुछ लोग पहले से बैठे थे। तभी उन्होंने पास के गांव के बारे में उनसे पूछना शुरू किया। माधव, लगता है हम सच में बच गए। देख, ये गांव बिल्कुल सामान्य है, लोग रोजमर्रा के काम में व्यस्त हैं। अगर थोड़ी देर भी हम अटके तो पता नहीं क्या होता। शायद हम हमेशा के लिए वहीं उसी गांव में रह जाते और कभी भी अपने गांव नहीं लौट पाते। क्या आप दक्षिण दिशा में एक गांव के बारे में जानते हैं? कल रात हम वहां रुके थे। हमें वहां बड़े आदर से स्वागत मिला और खाना भी खिलाया गया, लेकिन सच बताऊं तो उनकी बातें बहुत ही अजीब लग रही थीं। हमें अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। वहां कुछ लोग हमारे पीछे दौड़ रहे थे। हम अब समझना चाहते हैं कि उस गांव का क्या रहस्य है। क्या आप हमें इसके बारे में बता सकते हैं? उनकी बातें सुनकर गांव के ही एक बुजुर्ग ने ध्यान से उनकी ओर देखा और आश्चर्य व्यक्त करते हुए उनसे पूछा, हाँ बेटा, मैं जानता हूं उस गांव के बारे में। सच कहूं तो वो गांव श्रापित है।
पहले भी वहां कई लोग गए लेकिन वापस नहीं लौटे। सारे लोग रहस्यमयी ढंग से गायब हो गए और मर चुके हैं। वो गांव अब हमेशा के लिए सुनसान है। जो भी अजनबी वहां रुकने के लिए बाध्य होता है वो कभी वापस नहीं आता। रात्रि में वहां रुकने वाला व्यक्ति हमेशा के लिए उस गांव में फंस जाता है और गायब हो जाता है। इसीलिए तुम दोनों भागकर सुरक्षित रहना। ये सच में एक बड़ा चमत्कार है कि तुम बच पाए। देख रहे हो माधव, अब सब कुछ समझ में आ गया। चलो चाय पी लेते हैं और जल्दी यहाँ से निकलते हैं। सुनसान जंगल के किनारे बसा डोंगरीला गांव। चारों तरफ घना डरावना जंगल। अमावस की काली रात थी। पूरा गांव एक अजीब सी खामोशी की चादर में दबा पड़ा था। बस दूर जंगल से कहीं कुत्तों के भौंकने की और सूखी हवा के पत्तों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। इसी गांव के बीच में बसा था एक छोटा सा घर, जिसमें भोला और उसकी पत्नी सुमन रहती थी। उस रात जब भोला रात में जंगल लकड़ी लाने जा रहा होता है। सुनो जी, आज अमावस की रात है और इस रात में भी आप लकड़ी लाने जंगल जा रहे हो। आज आप लकड़ी लाने जंगल मत जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। सुमन, तुम डर क्यों रही हो? अगर मैं लकड़ी लाने जंगल नहीं गया तो हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा? तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी लकड़ी लेकर जंगल से आ जाऊंगा। पत्नी ने इतना समझाकर भी भोला रुका नहीं। वो अपनी कुल्हाड़ी हाथ में लेकर इतने रात को जंगल लकड़ी काटने निकल जाता है। दूसरी तरफ उसी गांव के बीचों बीच पुराने बरगद के नीचे बनी रामू की चाय की दुकान से धीरे धीरे बुझती अंगारों की रोशनी में चमक रही थी। उसी चाय की दुकान पर बैठे थे गांव के 4-5 लोग। उनमें रामू, मोहन और गांव के सबसे बूढ़े शंकर काका भी बैठे थे। अरे, आज ये कुत्ते इतना क्यों भौंक रहे हैं बे? पूरा गांव इन कुत्तों की आवाजों से डर रहा है। मनने तो लग रहा है कोई आत्मा पिशाच बाहर घूम रहा है। अमावस की रात है ना आज? हाँ, आज अमावस्या की रात है और आज की रात जंगल में जाना मतलब अपने ही सिर पर लाठी मारने जैसा होगा। आज छलावा रास्तों में भटकता है। भाइयों, मैंने तो ये भी सुना था कि जंगल का छलावा रूप भी बदलता है। कभी कभी तो इंसान का रूप ले लेता है। सब लोगों की बातें चल ही रही थीं कि उतने में दूसरी तरफ से भोला अपने एक हाथ में कुल्हाड़ी और दूसरे हाथ में एक लालटेन लेकर आने लगता है। लालटेन की कांपती लौ में धीरे धीरे भोला आगे आ रहा था। तभी चाय की दुकान पर बैठे शंकर काका बोले, अरे भोला, कहाँ चला इतनी रात को? आज अमावस की रात है। ये रात बिल्कुल ठीक नहीं है बेटा। पागल हो गया है क्या भोला? कौन आदमी अमावस की आधी रात को जंगल में लकड़ी काटने जाता है? रामू, अगर मैं लकड़ी लाने जंगल नहीं गया तो मेरे घर का खर्चा कैसे निकलेगा? इसी वजह से मेरा काम रुकता नहीं। घर में चूल्हा जलाना है, उसके लिए पैसा लगता है। पैसों के लिए मुझे मजबूरी में लकड़ी लाने जंगल जाना पड़ता है। हर रोज मेरी पत्नी सुमन मुझे उस जंगल में जाने के लिए मना करती है, लेकिन मैं उसकी बात नहीं मानता। मत जा भोला, आज अमावस की रात है। जंगल में आज कोई इंसान नहीं बल्कि वो छलावा घूमता रहता है। इतने में एक जोरदार ठंडी हवा चली। लालटेन की लौ एकदम लहराई और जैसे किसी ने पास में ही हंसकर फुसफुसाया हो। सबके रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन भोला डरा नहीं। वो अपनी कुल्हाड़ी लेकर आगे बढ़ गया। भोला चाय की दुकान से आगे निकल चुका था। गांव की आखिरी बाउंड्री पार होते ही वो सुनसान डरावने जंगल का रास्ता शुरू हो जाता है। रात का अंधेरा और भी भयानक हो गया था। पेड़ों की टहनियां हवा में हिल रही थीं। जंगल की आवाज ऐसी आ रही थी कि मानो किसी इंसान की आवाज हो। कौन है? कोई है तो सामने आ जाओ। पर जवाब सिर्फ सन्नाटा। तभी अचानक उसे दिखा एक परछाई आगे पेड़ से उतरकर खेत की तरफ चली गई, धीरे मगर इंसान जैसी चाल में। भोला ने हिम्मत की और बोला, कौन है रे गोपाल? तू है क्या? अगर कोई गांव का आदमी मेरे को डरा रहा है तो मैं डरने वाला नहीं हूं। सीधे तरीके से मेरे सामने आ जाओ, नहीं तो मेरे हाथ जो कुल्हाड़ी है उससे मैं तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा। तभी वो काली परछाई वापस आने लगती है और वो कोई और नहीं बल्कि भोला की पत्नी सुमन थी। भोला का दिल थक से रह गया। अरे सुमन, तू इस भयानक डरावने जंगल में इतनी रात को क्या कर रही हो? मैंने तुमको बताया था कि मैं घर जल्दी लौट आऊंगा। सुमन मुस्कुराई, मगर आंखें बिल्कुल ठंडी। लेकिन वो आवाज सुमन की नहीं थी, वो तो उस जंगल के छलावे की थी। घर चलो भोला, रात बहुत हो गई है। भोला एक कदम पीछे हट गया। उसी पल सुमन जैसी आकृति धीरे धीरे धुंध बनकर गायब हो गई। ये देख के भोला का खून जमने लगा। ये कौन था? ये तो सुमन नहीं थी,
ये तो इस जंगल का छलावा था। तब भी भोला रुका नहीं, वो आगे बढ़ने लगा। जंगल के रास्ते से भयानक डरावने डरावने आवाजें आनी शुरू हो गईं। थोड़ी देर बाद भोला जंगल के बीच आ चुका था। अब उसको पीछे लौटने की हिम्मत नहीं हो रही थी, आगे जाने का डर अलग। अचानक उसे अपने पीछे किसी के चलने की आहट आई। वो पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। ये सब देख के भोला जोर से चिल्लाया, कौन है रे? सामने आ। तभी एक बार और उसके पीछे धीमी खुरदुरी आवाज आई, जैसे किसी 60 साल के बुढ़े की आवाज हो। फिर से भोला पीछे मुड़ा तो अपने पीछे उसको उसी के गांव के शंकर काका दिखाई दिए, जो चाय की दुकान पर बैठे हुए थे। शंकर काका, आप इस वक्त इस जंगल में? आपने तो मुझे जंगल जाने को रोका था, तो आप इस जंगल में इतनी रात को क्या कर रहे हैं? मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था भोला। भोला, आज तुझे मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। आज तेरा शरीर मेरा होगा। ये सब देख के भोला पीछे हट गया। मुझे पता है कि तुम मेरे गांव के शंकर काका नहीं हो। मैंने तुमको पहचान लिया है। तुम एक जंगल के छलावा हो। अचानक शंकर काका का चेहरा बिगड़ने लगा। आंखें लाल, दांत लंबे और चेहरा किसी दानव जैसा। भोला डर कर कुल्हाड़ी लहराता हुआ भागा। छलावा पेड़ों से ऊपर नीचे कूदता हुआ उसका पीछा कर रहा था। भोला भागते भागते एक पुरानी खाई पर पहुंचा। आगे रास्ता नहीं था, पीछे से छलावे की हंसी। अब भोला के पास आगे जाने का कोई भी रास्ता नहीं था। न भोला पीछे जा सकता था, न आगे जा सकता था। भोला ने कांपते हुए हाथों से अपनी कुल्हाड़ी उठाई और बोला, आजा, मैं डरता नहीं तुमसे। तुझे जो करना है कर ले। छलावा एक झटके में भोला का रूप लेकर सामने खड़ा हो जाता है। अब इधर भी भोला और उधर भी भोला, एक असली एक नकली। ये सब देख के असली भोला डर जाता है। भोला, अब तू क्या करेगा? अब तो मैंने भी तेरा रूप ले लिया है। अब कौन सा तू और कौन सा मैं? अब तो तुम्हारी पत्नी सुमन भी मुझे नहीं पहचान पाएगी। तभी अचानक छलावा भोला के ऊपर छलांग मारने ही वाला था कि भोला को अचानक शंकर काका की बात याद आई। हाँ, शंकर काका ने मुझे आते हुए बताया था कि छलावा रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर पाता। उसके बाद भोला ने अपने हाथ में जो लालटेन थी उसको उठाया और जोर से छलावे की तरफ फेंकी। जैसे ही लालटेन छलावे के पास गिरी, लालटेन में तेज पीली रोशनी खोने लगी और छलावा दर्द से चिल्लाते हुए पीछे हट गया। वो धुएं में बदलता हुआ चिल्लाया, अगली अमावस में लौटूंगा भोला। उसके बाद तुम्हें ये लालटेन दो क्या, तुम्हारे गांव का कोई इंसान भी तुम्हें बचाने नहीं पाएगा। ये बोल के छलावा अंधेरे में गायब हो गया। रात के 2 बजे थे। अब भोला के पास लालटेन भी नहीं थी। भोला ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और घर के रास्ते बिना लकड़ी लेकर वापस जाने लगा। थोड़ी दूर चलते चलते भोला थक जाता है, इसीलिए वो एक पेड़ के नीचे आराम करने बैठ जाता है। रात का अंधेरा गहरा हो चुका था। भोला को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा है। रात भी बहुत हो चुकी है और मेरे पास तो अब मेरी लालटेन भी नहीं है और इस जंगल का रास्ता भी साफ दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा करता हूं, आज की रात यहीं जंगल में पेड़ के नीचे सो जाता हूं। सुबह होते ही लकड़ी लेकर यहां से चला जाऊंगा। दूसरी तरफ भोला की पत्नी घर के दरवाजे के पास खड़ी होकर भोला का इंतजार कर रही थी। रात के ठीक 3 बज चुके थे। थोड़ी देर बाद सुबह होने ही वाली थी। तभी सुमन खुद से बातें करते हुए बोलती है, हे भगवान, रात के 3 बज चुके हैं और अब तक ये घर क्यों नहीं लौट आए? उनको कुछ हुआ तो नहीं होगा? अब मैं क्या करूं? घर के बाहर कुत्तों की भौंकने की और जंगल की तरफ से लोमड़ियों की आवाजें आ रही थीं। उधर सुमन को नींद नहीं आ रही थी। सुमन सोते हुए भोला को याद कर रही थी। सुमन घर में इधर उधर घूम रही थी। थोड़ी ही देर में सुबह हो जाती है। सुबह होते ही सुमन गांव में जो चाय की दुकान है उसके पास आने लगती है। चाय के दुकान पर वही लोग बैठे थे जो रात को भोला को समझा रहे थे। तभी सुमन चाय के दुकान पर आ जाती है। क्या हुआ सुमन, तुम आज चाय की दुकान पर कैसे आई? सब ठीक तो है ना? नहीं शंकर काका, सब ठीक नहीं है। कल रात को भोला लकड़ी लाने जंगल गए थे, लेकिन भोला जंगल से अब तक घर आए ही नहीं। रोज तो जल्दी घर लौट आते थे, लेकिन आज क्या हुआ? तो भोला घर लकड़ी लेकर आए ही नहीं। मुझे बहुत ही चिंता हो रही है। तुम चिंता मत करो, अभी हम सब उस जंगल में जाकर देखते हैं। उसके बाद सभी भोला को ढूंढने जंगल के ओर जाने लगते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद उनको दूसरे गांव का एक लकड़हारा उस जंगल में दिखाई देता है। तभी उस लकड़हारे से शंकर काका कहते हैं,
बेटा, तुमने किसी आदमी को इस जंगल में देखा है क्या? वो भी तुम्हारे तरह इस जंगल में रात को लकड़ी लाने आया था, लेकिन अब तक वो घर नहीं लौटा। हाँ काका, मैंने एक आदमी को एक पेड़ के नीचे देखा था, लेकिन वो सोया हुआ था, इसीलिए मैंने उसको जगाया नहीं। वो पास में ही जो पेड़ है उसके नीचे सोया हुआ है, लेकिन वहां का रास्ता बहुत ही डरावना है। मैं भी लकड़ी काटने वहां कभी नहीं जाता। सभी लोग वहां से भोला को ढूंढने आगे जंगल के रास्ते निकल पड़ते हैं। कुछ ही दूर जाने के बाद उनको भोला एक पेड़ के नीचे सोया हुआ दिखाई देता है। सभी लोग भोला के पास जाते हैं और कहते हैं, अरे ओ भोला, नींद पूरी नहीं हुई क्या? अब तुम्हारी नींद पूरी हुई होगी तो उठ जा, देखो हम तुम्हें ढूंढने जंगल आए हुए हैं। तभी अचानक भोला की आंख खुल जाती है। भोला खड़ा हो जाता है और कहता है, तुम लोग यहां? क्या हुआ? सब ठीक तो है? और सुमन, तुम भी इन लोगों के साथ इस जंगल में क्यों? क्या हुआ? आप आज घर नहीं आए तो क्या मुझे चिंता नहीं होगी क्या? मैं रात भर आपकी चिंता में सो नहीं पाई और आप कह रहे हो कि क्या हुआ? सुमन, अब मैं तुमको क्या बताऊं कि मेरे साथ रात में क्या हुआ? क्या हुआ भोला तुम्हारे साथ रात को इस जंगल में? शंकर काका, अब आप लोगों को मैं क्या बताऊं? कल रात जब मैं लकड़ी लेने इस जंगल में आया ना, तो मुझे सुमन का रूप लेकर इस जंगल का छलावा मेरे सामने आया। उसके बाद वो गायब हो गया। थोड़ी देर बाद फिर से वो छलावा आपके रूप में मेरे पीछे मुझे मारने आया शंकर काका, लेकिन आपकी वजह से मैं कल रात को बच गया। आपने मुझे चाय की दुकान पर बताया था कि छलावा लालटेन के रोशनी से भागता है। मैंने मेरे हाथ में जो लालटेन थी वो छलावे के ऊपर फेंकी। उसके बाद छलावा गायब हो गया, लेकिन उसने मुझे बोला था कि वो फिर अगली अमावस की रात हमारे गांव आएगा। शंकर काका, छलावा गया नहीं है, सिर्फ कुछ दिनों के लिए गायब हो गया है। इसीलिए हम सब गांव वालों को सावधान रहना होगा। बेटा भोला, तू आज बच गया, पर वो किसी और का रूप लेकर फिर आएगा। अब चलो यहां से जल्दी। तभी सभी लोग वहां से अपने घर जाने लगते हैं। बारिश का मौसम था और हर तरफ ठंड का कहर छाया हुआ था। रात के लगभग 10 बज चुके थे और बाजार की आधी लाइटिंग बंद हो चुकी थी। उसी समय बाजार के पास एक छोटे से ढाबे पर वहां के कुछ रिक्शा वाले बैठे थे। रोहित, जो कि यहीं एक कंपनी में काम करता था, किसी जरूरी काम से सोनपुर गांव जाना चाहता था, जो वहां से थोड़ा दूर था। रोहित वहां पास ढाबे वाली जगह पर पहुंच गया जहां कुछ रिक्शा वाले बैठे हुए थे। तभी वहां पर आकर वो कहने लगा, भाई, क्या कोई मुझे सोनपुर गांव का पता बता देगा? मुझे जल्दी ही उस गांव पर जाना है। क्या आप लोगों में से कोई मुझे ले जाएगा? तभी वहां बैठे एक रिक्शा वाला कहने लगा, क्या बोल रहे हो बेटा? क्या तुम उस सोनपुर गांव में जा रहे हो? तुम पागल हो गए हो क्या? रात के लगभग 10 बज चुके हैं और इतनी रात को तुम्हें उस गांव जाना है? माफ करना बेटा, लेकिन इस वक्त तुम्हें कोई भी उस गांव नहीं छोड़ सकता। हाँ बेटा, इस वक्त तुम उस गांव जाने का तो भूल ही जाओ। तुम अभी घर वापस चले जाओ और सुबह उस गांव चले जाना। लेकिन भाई, मुझे तो किसी भी सूरत में उस गांव अभी जाना है। तो बेटा, यहाँ पर इस वक्त किसी का भी रिक्शा वाला उस गांव जाने को नहीं मिलेगा। अगर तुम्हें उस गांव जाना ही है तो तुम्हें अकेले ही जाना होगा। हम में से कोई भी तुम्हें उस गांव नहीं छोड़ेगा। तभी वहां पर एक रिक्शा वाला अपनी रिक्शा लेकर वहां आने लगता है और जैसे ही वो उस ढाबे के पास रुकता है, तभी रोहित उस आदमी से कहने लगता है, भाई, मुझे सोनपुर जाना है, क्या आप मुझे वहां ले जाएंगे? बेटा, इस वक्त सोनपुर गांव जाना मुमकिन नहीं है। इतनी रात को उस गांव जाना ठीक नहीं है बेटा। क्या हुआ भाई? लेकिन सोनपुर गांव क्यों नहीं जा सकते? क्या है उस गांव में? क्या उस गांव का रास्ता खतरनाक है? बेटा, वहां का रास्ता तो खराब नहीं है, लेकिन तुम्हारी किस्मत जरूर खराब है। उस गांव में इस वक्त जाना बिल्कुल ठीक नहीं है। सोनापुर गांव में रात के इस समय जाना सही नहीं माना जाता। तुम ऐसा करो कि उसके साथ वाले गांव में अभी रुक जाओ, मैं तुम्हें वहां पहुंचा दूंगा। वहां तुम्हें आसानी से रहने की जगह भी मिल जाएगी। सुबह होते ही फिर तुम चले जाना। रोहित को उस आदमी की बात अजीब लगी, लेकिन उसकी मजबूरी थी। उसे अभी ही सोनपुर गांव जाना था। नहीं भाई, मुझे अभी इसी वक्त उस गांव पहुंचना है। मैं आपको पैसे भी थोड़े ज्यादा दे दूंगा, लेकिन मुझे अभी वहां ले चलिए। ठीक है बेटा, मैं अभी तुम्हें उस गांव तक पहुंचा दूंगा, लेकिन मेरी एक बात याद रखना कि रात में हर रास्ते पर हर बार सिर्फ इंसान ही नहीं निकलते। रोहित ने उस आदमी की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और चुपचाप खड़ा होकर वो उस रिक्शा में बैठ गया। रिक्शा धीरे धीरे उस खाली सुनसान रास्ते पर चलने लगा। पूरी जगह पर एक अजीब सी खामोशी थी और आज तो कुत्ते भी कम भौंक रहे थे। पूरे रास्ते में अजीब सी आवाजें गूंज रही थीं। बेटा, तुम इतनी रात को इस गांव में क्यों जा रहे हो? तुम्हें शायद मालूम नहीं कि इतनी रात को उस गांव में कोई जाता नहीं है। मुझे रिक्शा चलाते हुए आज 20 साल हो गए हैं, लेकिन मैंने अब तक सिर्फ एक ही आदमी देखा है जो उस गांव में इतनी रात को अकेले जा रहा है, और वो आदमी तुम हो।
लेकिन भाई मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि इस सोनपुर गांव जाने के लिए कोई भी रक्षा वाला तैयार क्यों नहीं होता, क्यों नहीं जाता? आखिर ऐसा क्या है उस गांव में? बेटा वो तो मुझे भी पता नहीं है कि उस गांव में क्या है, लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि रात के वक्त उस गांव की तरफ जाना अपने आप को खुद कुएं में फेंकने के बराबर है। और फिर चलते चलते लगभग थोड़े समय बाद वो रक्षा सोनपुर के साथ वाले गांव में रुक गया। बेटा मैं आखिरी बार तुमसे कह रहा हूं कि अभी इसी गांव में ही उतर जाओ, यहाँ पर तुम्हें साथ में ही कोई ठहरने की जगह मिल जाएगी। रात गुजर जाने दो, फिर सुबह होते ही तुम सोनपुर गांव चले जाना। नहीं भाई, मुझे अभी आप सोनपुर गांव ही ले जाइए, मुझे अभी वहां पहुंचना है, आप मेरी फिक्र मत कीजिए। ठीक है बेटा, लेकिन आगे जंगल वाला रास्ता आएगा, मैं सोनपुर गांव के दरवाजे तक नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हें वहीं उतार दूंगा, वहां से आगे तुम्हें खुद पैदल जाना होगा। ठीक है भाई, मुझे बस सोनपुर गांव के दरवाजे तक छोड़ दो, मैं वहां से खुद चला जाऊंगा। कुछ देर बाद रक्षा एक सुनसान कच्चे रास्ते पर चल पड़ा। रास्ता इतना सुनसान था कि उस वक्त वहां ना कोई इंसान था और ना ही कोई गाड़ी। अब रात के 1 बज चुके थे और चारों तरफ से अजीब सी आवाजें आ रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उस रक्षा को रोकने की कोशिश कर रहा हो। फिर थोड़ी देर बाद रक्षा सोनपुर गांव के दरवाजे तक पहुंचने लगा। देखो बेटा, ये लो, सोनपुर गांव के नजदीक हम पहुंच गए हैं, अब इसके पास में ही सोनपुर गांव होगा, बस अब तुम अपनी हिफाजत कर लेना, बस तुम अच्छे से उस गांव पहुंच जाओ। ये कहते ही उस आदमी ने एकदम से रक्षा घुमा लिया और वहां से जल्दी जल्दी जाने लगा। रोहित उसे आवाजा लगा रहा था, लेकिन उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब उस जगह पर रोहित बिल्कुल अकेला था। उसके आसपास ऊंचे ऊंचे पेड़ थे और बस एक अजीब सा डर का माहौल था। रोहित ने ज्यादा कुछ नहीं सोचा और बस वहां से आगे बढ़ने लगा। थोड़ी दूर चलते चलते उसे वहां एक पुराना सा ढाबा नजर आया। वो ढाबा बहुत ही सुनसान था। वहां एक लकड़ी की बेंच पड़ी थी जिस पर रोहित एकदम से लेट गया। रोहित बहुत ज्यादा थक चुका था। लगभग थोड़ी देर आराम करने के बाद रोहित को किसी के चलने की आवाजें आने लगी। रोहित एकदम से उठकर खड़ा हो गया और तभी सामने से एक अजीब सा आदमी धीरे धीरे आगे आता हुआ दिखाई दिया। भाई रुको, क्या आप सोनपुर गांव जा रहे हो? क्या हुआ, तुम मुझसे ये क्यों पूछ रहे हो? भाई मुझे सोनपुर जाना है, जरूरी काम से। अगर आप सोनपुर गांव जा रहे हो तो मुझे साथ ले चलो। अच्छा, लेकिन अगर मेरे साथ चलना है और जाना है तो मेरी कुछ बातें तुम्हें माननी पड़ेंगी, नहीं तो शायद तुम्हारी सुबह भी ना हो। रोहित अब थोड़ा सा डर गया, लेकिन वो सोनपुर गांव हर हाल में जाना चाहता था और उसने उस आदमी को हाँ कर दी। ठीक है भाई, आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा, बस मुझे अपने साथ सोनपुर गांव ले चलो। तो फिर सही है, चलो मेरे साथ, बस मेरे पीछे चलते जाओ और हाँ, गलती से भी पीछे मुड़कर मत देखना। लेकिन क्यों भाई, क्या हो जाएगा अगर मैंने पीछे मुड़कर देख लिया तो? मैंने अभी तुम्हें क्या कहा था कि मैं जो कहूंगा तुम वही करोगे, फिर भी तुम मुझसे सवाल क्यों कर रहे हो? अच्छा अच्छा, ठीक है, बस अब मैं एक सवाल भी नहीं करूंगा। तभी रोहित और आदमी रास्ते से जाने लगे और कुछ दूर जाते हुए वो आदमी कहने लगा, देखो, अगर तुम्हें कोई पीछे से पुकारे भी तो तुम्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना, क्योंकि यहाँ की आवाजें इंसानों की नहीं होती। ये सुनकर रोहित अजीब सा डर गया, लेकिन उसे सोनपुर गांव किसी भी हालत में पहुंचना था, इसी वजह से वो उस आदमी के पास पास चलता गया। तभी अचानक वहां से किसी लड़की के अजीब से रोने की आवाजें आने लगी। भाई, यहाँ किसी के रोने की आवाजें आ रही हैं, लेकिन इतनी रात को यहाँ कौन रो रहा होगा? चुप करो बेटा, कुछ मत बोलो, ये किसी बच्ची या किसी इंसान की आवाज नहीं है, ये तो वो छलावे हैं जो रात को अपना शिकार ढूंढते हैं। ये सुनकर रोहित बहुत घबरा जाता है, लेकिन वो बस उस आदमी के पीछे ही चलता रहा। कुछ ही देर में वे दोनों सोनपुर गांव के अंदर पहुंच जाते हैं। ये लो बेटा, मैंने तुम्हें यहाँ पहुंचा दिया, अब आगे तुम्हारी अपनी मंजिल है, अब मैं जा रहा हूँ। ये कहते ही वो आदमी एकदम से गायब सा हो गया। ये देखकर रोहित घबरा गया। थोड़ी देर बाद जैसे ही उसने गांव के अंदर कदम रखा, उसे सब कुछ अजीब लगने लगा। उसे एक अजीब सी बदबू आने लगी। गांव के घर बेहद पुराने और डरावने लग रहे थे। हर घर का दरवाजा जोर से बंद था। सोनपुर गांव की गलियां बिल्कुल सुनसान थीं। न किसी जानवर की आवाज, न ही उस वक्त कोई इंसान नजर आ रहा था। चलते चलते रोहित एक घर के पास रुका और उसने दरवाजा खटखटाया। सुनिए, क्या यहाँ कोई है? मैं पास वाले शहर से आया हूँ, मुझे इस रात के लिए रहने की जगह दे दीजिए प्लीज। अंदर से कोई भी जवाब नहीं आया, लेकिन रोहित ने महसूस किया कि अंदर कोई खड़ा है और चुपचाप उसकी बातें सुन रहा है, मगर दरवाजा नहीं खोल रहा। तभी रोहित आगे बढ़ने लगा और चलते चलते उसे सामने एक जगह पर एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ नजर आया। रोहित उसके पास गया और कहने लगा, चाचा, मेरा नाम रोहित है और मैं किसी जरूरी काम से यहाँ आया हूँ। बूढ़े ने धीरे से गर्दन घुमाई और उसकी आंखें बहुत ही अजीब और खौफनाक थीं। कुछ देर तक वो रोहित को अजीब नजर से घूरता रहा, फिर थोड़ी देर बाद कहने लगा, अरे बेटा, शराफत से वापस चले जाओ, ये जगह इंसानों के लिए नहीं है। चाचा, मैं वापस नहीं जा सकता, मैं एक बहुत ही जरूरी काम से यहाँ आया हूँ और वो काम करके ही जाऊंगा।
हमारे ऑफिस का एक आदमी 2 दिन पहले यहाँ कुछ रिकॉर्ड करने आया था। रोहित ने जैसे ही ये बोला तभी वो बूढ़ा आदमी खड़ा हो गया और उसने घबराकर रोहित से कहा, अच्छा तो तुम उस आदमी की बात कर रहे हो जो कुछ दिन पहले यहाँ कुछ जानकारी इकट्ठा करने आया था? हाँ चाचा, वही आदमी। वो इस सोनपुर गांव के बारे में कुछ जानने आया था। वो कहाँ मिलेगा उसका पता नहीं चल रहा। क्या आप उसे जानते हैं? बूढ़े आदमी ने थोड़ा इधर उधर देखा, जैसे उसे किसी बात का खौफ हो कि कहीं उनकी बातें कोई सुन तो नहीं रहा। फिर डर के साथ वो कहने लगा, बेटा तुम्हारे ऑफिस वाला वो आदमी यहाँ आया था और वो काली रात थी। वो मेरे ही घर पर ठहरा हुआ था। मैंने उससे कहा था कि रात के 12 बजे के बाद अगर कोई भी दरवाज़ा खटखटाए तो उसे देखने के लिए बाहर मत जाना, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी और रात के 12 बजे के बाद घर से निकल गया। उसके बाद फिर उसका कोई पता नहीं चला। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? अगर वो आदमी यहाँ कहीं गुम हो गया था तो फिर किसी ने पुलिस को क्यों नहीं बताया? पुलिस? बेटा यहाँ कोई पुलिस नहीं आती। और वो आदमी यहाँ गुम नहीं हुआ था, बल्कि यहाँ की काली रात ने उसे घेर लिया था। यहाँ रात के 12 बजे के बाद लोग घूमते नहीं हैं, बल्कि किसी का शिकार बन जाते हैं। रोहित को उस आदमी की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि शायद ये बूढ़ा आदमी किसी वजह से झूठ बोल रहा है। अच्छा चाचा, मैं अभी उसे इस गांव के हर कोने में ढूंढने जाता हूँ, शायद वो मुझे मिल जाए। ये सुनकर वो बूढ़ा आदमी और भी डर गया। अच्छा बेटा, तुम्हारी मर्जी, लेकिन तुम सिर्फ आज मेरे घर पर ही रुक जाओ। सुबह उसे ढूंढने चले जाना, अगर तुम सुबह तक जिंदा रहे तो। रोहित के पास और कोई तरीका नहीं था। रात गहरी और काली हो चुकी थी और इतनी रात को बाहर जाना किसी बेवकूफ का ही काम था। इसलिए थोड़ी देर बाद वो उस बूढ़े आदमी के घर चला आया और वहीं रुक गया। बूढ़े आदमी का नाम दीपक था और उसका घर बहुत छोटा सा था, जिसमें बस एक ही कमरे की जगह थी। दीपक चाचा ने रोहित को खाने के लिए थोड़ा सा बचा हुआ खाना दे दिया। फिर वे दोनों उस अंधेरे कमरे में चुपचाप बैठे रहे। अच्छा चाचा, एक बात तो बताइए, इस सोनपुर गांव की क्या कहानी है? यहाँ सब लोग अंधेरी रात में आने से मना क्यों करते हैं? बेटा, ये गांव कभी गुलाब की तरह खूबसूरत हुआ करता था। यहाँ बहुत से लोग रहते थे और कोई भी कभी भी खुशी के साथ बाहर निकल जाता था। इसी वजह से हम इस गांव को गुलाब का गांव कहते थे। लेकिन एक दिन सर्दी की एक खौफनाक रात आई। चारों तरफ तूफानी बारिश शुरू हो गई। पूरे गांव में तेज हवाएं चलने लगीं। सब लोग अपनी अपनी जान बचाने के लिए घरों में घुस गए। तभी इस गांव की एक मजबूर लड़की उस भयानक तूफान में बाहर फंस गई। वो पूरे गांव में चीख चीख कर मदद मांगती रही कि कोई तो उसका दरवाजा खोले और उसे अंदर आने दे। लेकिन पूरे गांव में कोई भी ऐसा इंसान नहीं मिला जिसने उसे अपने घर में जगह दी होती। थोड़ी ही देर बाद वो लड़की उसी तूफानी काली बारिश में दम तोड़ गई। उसके बाद से ही ये गांव एक भयानक जगह बन गया। अब यहाँ कोई नहीं रहता और रात के वक्त तो कोई भी बाहर बिल्कुल नहीं जाता। रोहित को इस तरह की कहानियों पर यकीन नहीं था, लेकिन उस चाचा की कहानी में एक अजीब सी सच्चाई थी। जैसे ही उसने वो सुनी, रोहित के रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन चाचा, मुझे तो लगता है कि शायद ये बस आप लोगों का वहम होगा। नहीं बेटा, तुम शहर वाले हो, तुम इस गांव की कहानियों को नहीं समझ सकते। अच्छा बेटा, अब बस तुम सो जाओ, ये और बातें हम कल कर लेंगे, रात बहुत ज़्यादा हो गई है। लेकिन हाँ, बस एक बात याद रखना, अगर आधी रात को बाहर का दरवाज़ा कोई खटखटाए या बाहर से कोई आवाज़ दे तो बाहर मत जाना, चाहे वो आवाज़ किसी की भी क्यों ना हो, बस तुम बाहर नहीं जाना। उसके बाद वे दोनों सो गए। चाचा दीपक ऊपर चारपाई पर और रोहित नीचे ज़मीन पर। थकान की वजह से रोहित की आंखें एकदम लग गईं। इधर घर में बाहर रात के अंधेरे में खौफनाक आवाज़ें सुनाई देने लगीं। ऐसा लग रहा था कि आज सोनपुर गांव में कुछ डरावना होने वाला है। रात के ठीक 3 बज चुके थे और घर के अंदर दोनों गहरी नींद में दोस्त सोए हुए थे। तभी अचानक बाहर से किसी ने दरवाज़ा खटखटाया और आवाज़ लगाई। रोहित की आंखें उसी समय खुल गईं। वहाँ एक अजीब सा डर का माहौल था। दीपक चाचा तो गहरी नींद में सो रहे थे। रोहित उठकर बैठ गया और उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। ये कौन है इतनी रात को? मैं बाहर जाकर देखता हूँ, शायद किसी को मदद की ज़रूरत हो। ये कहकर रोहित घर से बाहर जाने का सोचता है। दीपक चाचा ने उसे मना भी किया था कि बाहर मत जाना, लेकिन वो फिर भी बाहर चला गया। जैसे ही वो बाहर पहुंचा, उसने जो देखा उसे देखकर उसके होश उड़ गए। वहाँ उसके सामने एक खौफनाक सी चुड़ैल खड़ी थी। उसकी आंखें और उसका पूरा जिस्म बहुत ही डरावना था। वहीं वो छलावा थी जो उस तूफानी बारिश की शिकार बनी थी। रोहित उसे देखकर बहुत घबरा गया, लेकिन अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था, क्योंकि वो उसके जाल में आ चुका था और घर के बाहर खड़ा था। आहा, तू मेरे शिकार में आ चुका है, अब तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। अब तुम्हें भी तुम्हारे उस ऑफिस वाले दोस्त की तरह अपना शिकार बना लूंगी। ये कहते ही वो चुड़ैल रोहित पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगी।
रोहित अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था, ना ही उसके गले से कोई आवाज़ निकल पा रही थी। कुछ ही देर में उस चुड़ैल ने रोहित के टुकड़े टुकड़े कर दिए। थोड़ी देर बाद जब बूढ़े आदमी ने आकर देखा तो वहाँ सिर्फ रोहित पड़ा हुआ था, वो भी मरा हुआ। हेलो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये कहानी है गढ़मुक्तेश्वर नाम के एक ऐसे गांव की जहां सूरज ढलते ही सन्नाटा अपनी चादर ओढ़ लेता था। गांव के लोग शहर की चकाचौंध से दूर अपनी एक अलग ही दुनिया में रहते थे, लेकिन इस गांव का एक हिस्सा ऐसा था जहां परिंदे भी पर मारने से कतराते थे। वो था गांव का पुराना सब स्टेशन। अरे भाई, ये कैसा गांव है? अभी शाम के 7 भी नहीं बजे और ऐसा लग रहा है जैसे आधी रात हो गई हो। मोबाइल का नेटवर्क भी चला गया और अब ये बिजली भी गुल हो गई। आर्यन, जो शहर से इस गांव में बिजली की व्यवस्था सुधारने आया, एक युवा इंजीनियर था। तभी उसे बाहर से कुछ लोगों की हंसने बोलने की आवाजें आईं। वो बाहर निकला। गांव का एक पीपल का पेड़ था जिसके नीचे कुछ बुजुर्ग और नौजवान बैठे थे। आर्यन उन लोगों के पास गया। दीनदयाल काका, ये रूस का क्या झमेला है? शाम होते ही पूरे गांव का फ्यूज उड़ जाता है क्या? मैं पिछले 3 दिनों से देख रहा हूं, जैसे ही अंधेरा होता है बिजली काट दी जाती है। आओ बेटा आर्यन, बैठो। शहर के लोग घड़ी देखकर चलते हैं, पर यह गांव डर की आहट सुनकर चलता है। यहां बिजली हम नहीं काटते, यहां की बिजली अपने आप बुझ जाती है। और यकीन मानो, इस अंधेरे में ही सबकी भलाई है। हाँ साहब, बिजली आएगी तो वो सब दिखने लगेगा जिसे कोई देखना नहीं चाहता। क्या काका, आप भी इन अंधेर श्वासों में पड़े हैं? मैं कल सुबह ही उस पुराने पावर हाउस जाऊंगा और देखूंगा कि आखिर गड़बड़ कहां है। हो सकता है कोई तार ढीला हो या ट्रांसफॉर्मर पुराना हो गया हो। आर्यन की बात सुनते ही वहां बैठे सभी लोगों के चेहरे का रंग उड़ गया। हंसी मजाक अचानक एक डरावनी खामोशी में बदल गया। दीनदयाल काका ने बड़ी गंभीर नजरों से आर्यन को देखने लगे। बेटा, तुम यहां नए हो, इसलिए तुम्हारी बातों का बुरा नहीं मानेंगे, पर एक बात गांठ बांध लो, उस पुराने पावर हाउस की तरफ जाने वाला रास्ता मौत का दरवाजा है। वो रास्ता उस कुएं के पास से होकर गुजरता है जहां सालों पहले एक हादसा हुआ था। वो जगह अब इंसानों की नहीं रही। वहां हवा भी रुक जाती है और परछाइयां अपने आप चलने लगती है। काका, मैं यहां काम करने आया हूं, डरने नहीं। कल सुबह मैं वहां जाऊंगा और आप देखेंगे कि शाम को पूरा गांव रोशनी से जगमगाएगा। आर्यन वहां से पैर पटकता हुआ अपने क्वार्टर की तरफ चल दिया। उसे लग रहा था कि गांव वाले आलसी हैं और काम न करने के बहाने बना रहे हैं। उसने अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद किया। बाहर हवा तेज होने लगी थी। खिड़की के पुराने शीशे खड़खड़ा रहे थे। आर्यन ने सोने की कोशिश की, पर उसे बार बार ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके कमरे के बाहर नंगे पैर चल रहा हो, जैसे कोई गीले पैरों से बरामदे में टहल रहा हो। आर्यन उठा, उसने दरवाजा खोला और बाहर झांका। वहां कोई नहीं था, सिवाय दूर जलती हुई एक अकेली मशाल के, जो गांव के आखिरी छोर पर धीरे धीरे हिल रही थी। उसे लगा शायद कोई ग्रामीण होगा। वो वापस आकर लेट गया, पर जैसे ही उसकी आंख लगी उसे एक बहुत ही ठंडी फुसफुसाहट सुनाई दी। साहब, क्या आप मेरी मदद करेंगे? मेरी माँ बहुत बीमार है। आर्यन हड़बड़ा कर उठा। पूरा कमरा खाली था। दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। उसने सोचा शायद ये उसका वहम है, पर तभी उसके दरवाजे पर 3 धीमी दस्तकें हुईं। आर्यन बिस्तर पर बैठा हुआ था। तभी दरवाजे पर फिर से वही 3 दस्तकें हुईं। इस बार आवाज पहले से ज्यादा साफ और नजदीक थी। आर्यन ने कांपते हाथों से कुंडी खोली। सामने एक युवक खड़ा था। उसका चेहरा इतना सफेद था मानो उसमें खून की एक बूंद भी न बची हो। कौन हो तुम? इतनी रात को यहां क्या कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं कि यह सरकारी क्वार्टर है? साहब, माफ करना, मेरा नाम रुद्र है। मैं पास के ही खेत वाले घर से आया हूं। मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। उन्हें तेज बुखार है और सांस लेने में तकलीफ हो रही है। इस बारिश में कोई मेरी मदद नहीं कर रहा। सबने अपने दरवाजे बंद कर लिए हैं। साहब, मैंने सुना है आप शहर से आए हैं। आपके पास दवाइयां होंगी। कृपया मेरे साथ चलिए। आर्यन को एक पल के लिए अजीब लगा, पर एक बेबस बेटे की पुकार सुनकर उसका दिल पसीज गया। उसे दीनदयाल काका की बातें याद आईं, पर उसने सोचा कि शायद कोई वाकई मुसीबत में है। देखो रुद्र, मैं डॉक्टर नहीं हूं। मैं तो यहां बिजली का काम देखने आया हूं। पर हां, मेरे पास प्राथमिक उपचार की किट है।
तुम डरो मत, मैं लेकर आता हूं। क्या तुम्हारा घर बहुत दूर है? नहीं साहब, बस उस पुरानी पगडंडी के पार, जहां वो पुराना कुआं है। हम पगडंडी से जाएंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे। आर्यन अंदर जाकर कुछ दवाएं अपनी जेब में डाल दी और रुद्र के पीछे पीछे चल दिया। जैसे ही वे क्वार्टर से बाहर निकले, सन्नाटा और गहरा हो गया। गांव की गलियां सुनसान थीं। रुद्र आगे आगे चल रहा था और अजीब बात यह थी, रुद्र के चलने की कोई आवाज नहीं आ रही थी। आर्यन को अपनी भारी चप्पल की आवाज सुनाई दे रही थी, पर रुद्र जैसे हवा में तैर रहा हो। वे धीरे धीरे उस पुराने सब स्टेशन वाले रास्ते की ओर बढ़ने लगे। वो रास्ता घने पेड़ों से घिरा हुआ था। पेड़ों की टहनियां हवा में ऐसे हिल रही थीं जैसे कोई विशाल हाथ उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा हो। रुद्र, तुम लोग इस सुनसान इलाके में क्यों रहते हो? यहाँ तो बिजली के खंभे भी पुराने हैं। कल मैं इसी इलाके का मुआयना करने वाला था। साहब, हम वहां रहते नहीं हैं, हम वहां बंधे हुए हैं। बरसों से उस कुएं ने हमें कहीं जाने ही नहीं दिया। आप बस चलते रहिए, रास्ता थोड़ा कठिन है। तभी अचानक आर्यन को झाड़ियों में हलचल महसूस हुई। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा। दूर अंधेरे में उसे दो चमकती हुई आंखें दिखाई दी। उसे लगा कोई जानवर होगा, पर तभी उसे इंसानी फुसफुसाहट सुनाई दी। एक और शिकार। आज फिर कोई इस रास्ते पर आया है। रुद्र, ये आवाजें कहां से आ रही हैं? आवाजों पर ध्यान मत दीजिए साहब, वो तो बस भटके हुए लोग हैं। हम पहुंच गए हैं। देखिए, वो रहा मेरा घर। आर्यन ने सामने देखा। एक पुराना घर दिखाई दे रहा था। घर के बाहर एक पुराना बिजली का खंभा टेढ़ा होकर गिरा हुआ था। आर्यन जैसे ही उस घर के आंगन में पहुंचा, उसे एक बहुत तेज सड़न की बदबू आई। ऐसी बदबू जैसे कोई चीज महीनों से वहां मरकर सड़ रही हो। साहब, अंदर चलिए, मां अंदर इंतजार कर रही हैं। और याद रखिएगा, अंदर जो भी देखें घबराइएगा मत, वो बस हमारी मजबूरी है। आर्यन का मन कह रहा था कि यहां से भाग जाए, पर उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। अंदर का नजारा देखकर आर्यन के हाथ पैर कांप गए। कमरे के कोने में, जहां मकड़ी के जालों और धूल की एक मोटी परत जमा थी, कमरे के अंदर की हवा इतनी भारी और बदबूदार थी कि आर्यन को सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। वो सड़न की महक अब असहनीय हो चुकी थी। एक पुरानी लकड़ी की खाट बिछी हुई थी, जिस पर एक सफेद चादर से ढकी हुई आकृति लेटी थी। रुद्र, रुद्र, कहाँ हो तुम? यहाँ इतनी बदबू क्यों है? और ये तुम्हारी माँ, क्या ये सो रही हैं? कमरे में कोई जवाब नहीं आया। रुद्र, जो अभी तक आर्यन के ठीक बगल में खड़ा था, अब गायब हो चुका था। तभी खाट पर लेटी हुई उस आकृति में हलचल हुई। चादर धीरे धीरे नीचे खिसकी और एक अत्यंत बूढ़ी औरत का चेहरा सामने आया। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था, आंखें धसी हुई थीं और रंगत बिल्कुल राख जैसी थी। उसने अपनी सूखी और पीली आंखें खोलीं और सीधे आर्यन की ओर देखा। आ गए बेटा? रुद्र कह रहा था कि शहर से कोई नया साहब आया है जो गांव का अंधेरा दूर करेगा। क्या तुम मेरा अंधेरा भी दूर कर दोगे? आर्यन के गले से आवाज नहीं निकल रही थी। उसके नाखून काले और लंबे थे और उसकी खाल हड्डियों से ऐसे चिपकी थी जैसे वो कोई कंकाल हो। जी जी माँ जी, रुद्र ने कहा कि आपकी तबीयत खराब है, उसे बुलाइए, मैं दवाइयाँ लाया हूँ। दवाई? अब दवाइयों का वक्त गुजर चुका है बेटा, अब तो सिर्फ हिसाब का वक्त है। देखो देखो बाहर उस खंबे को, वो खंबा आज भी प्यासा है। बाहर वही टूटा हुआ खंबा जो रुद्र के घर के बाहर गिरा था, अब अजीब तरह से चमक रहा था। अचानक घर की दीवार पर रुद्र की परछाई दिखाई दी, पर रुद्र वहां खुद मौजूद नहीं था। साहब, आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको यहाँ क्यों लाया। ये कोई घर नहीं है, ये एक जेल है। 2 साल पहले जब ये खंबा गिरा था, तब गांव के लोग तमाशा देख रहे थे। किसी ने बिजली काटने की कोशिश नहीं की। मैं यहाँ तड़पता रहा। मेरी माँ मुझे बचाने आई और वो भी इसी नीली बिजली के चपेट में आ गई। आर्यन ने देखा कि बूढ़ी औरत खाट से उठकर बैठ गई थी। तो तुम लोग मर चुके हो। रुद्र, मुझे जाने दो, मेरा इसमें क्या कसूर है? मैं तो बस तुम्हारी मदद करने आया था। कसूर आपका नहीं है साहब, कसूर उस सिस्टम का है जिसने हमें भुला दिया। पर आज रात वो खंबा फिर से जिंदा होगा। उसे एक बलि चाहिए ताकि गांव की बिजली हमेशा के लिए लौट सके। मेरी माँ को मुक्ति तभी मिलेगी जब कोई इस खंबे को अपने हाथों से छुएगा और सारा करंट अपने अंदर सोख लेगा। आर्यन समझ गया कि रुद्र उसे बचाने नहीं बल्कि एक रूहानी सौदे के लिए यहाँ लाया है। वो बूढ़ी औरत अब आर्यन के बिल्कुल करीब आ चुकी थी।
उसके मुंह से निकलने वाली ठंडी भाप आर्यन के चेहरे को छू रही थी। डरो मत बेटा, बस एक बार उस तार को पकड़ लो, सब ठीक हो जाएगा। सारा गांव रोशनी से नहा उठेगा। क्या तुम एक नेक काम नहीं करोगे? तभी अचानक आर्यन को ऐसा लगा जैसे वो किसी घर में नहीं बल्कि किसी कब्र के अंदर खड़ा है। उसने अपनी आंखें बंद की और जोर जोर से भगवान का नाम जपने लगा। नहीं, ये झूठ है, तुम लोग मुझे मारना चाहते हो, मुझे छोड़ दो। जैसे ही आर्यन ने अपनी आंखें खोली, उसने देखा कि रुद्र और उसकी मां उसके सामने खड़े होकर उसे घूर रहे थे। उनकी आंखें अब पूरी तरह से काली हो चुकी थीं। तभी बाहर से एक जोरदार बिजली कड़की और पूरे घर में एक नीली रोशनी फैल गई। आर्यन ने देखा कि रुद्र का हाथ उसकी गर्दन की तरफ पड़ रहा था। आर्यन की सांसें धौंकनी की तरह चल रही थीं। वो कमरे के कोने में दुबक गया था। रुद्र का हाथ, जो किसी ठंडी बर्फ की सिल्ली जैसा था, आर्यन की गर्दन की तरफ बढ़ रहा था। कमरे की हवा इतनी ठंडी हो चुकी थी कि आर्यन के मुंह से निकलने वाली भाप उसे साफ दिखाई दे रही थी। वो बूढ़ी औरत घाट पर बैठी बैठी अब किसी बेसुरी आवाज में रोने लगी थी, पर वो रोना दुख का नहीं बल्कि एक भूख का था। रुद्र, रुक जाओ, तुमने कहा था कि तुम अपनी मां के लिए मदद चाहते हो। क्या किसी बेगुनाह की जान लेना ही तुम्हारी मदद है? अगर तुम मुझे मार दोगे तो तुम में और उन गांव वालों में क्या फर्क रह जाएगा जिन्होंने तुम्हारी मदद नहीं की थी? आर्यन की बात सुनकर रुद्र का हाथ एक पल के लिए हवा में ही रुक गया। उसकी काली आंखों में एक पल के लिए दर्द की चमक दिखाई दी, पर अगले ही पल वो फिर से पत्थर जैसी कठोर हो गई। घर की दीवारों से अब गीली मिट्टी झड़ने लगी थी और खिड़कियों के बाहर वही नीली बिजली अब और तेज गड़क रही थी। साहब, ये कोई बेगुनाह नहीं है। खामोश रहना भी एक जुर्म है। जब मेरा दम घुट रहा था तब सब अपने घरों में दिए जलाकर बैठे थे। आज तुम्हें उस बिजली को महसूस करना होगा जिसने हमारे सपनों को जलाकर राख कर दिया। अचानक घर का दरवाजा, जो अभी तक पत्थर की तरह जमा हुआ था, खुद ब खुद जोरदार आवाज के साथ खुल गया। बाहर के तूफान ने घर के अंदर की धूल को एक चक्रवात की तरह घुमा दिया। आर्यन ने मौका देखा और बिना सोचे समझे रुद्र के बगल से बाहर की ओर भागा। मुझे भागना होगा, यहां से दूर गांव की तरफ। अगर मैं उस कुएं के पास पहुंच गया तो शायद गांव वाले मुझे देख लें। आर्यन बारिश और कीचड़ में फिसलते हुए भाग रहा था। पीछे से उसे रुद्र की डरावनी हंसी और उस बूढ़ी औरत के चीखने की आवाजें सुनाई दे रही थी। वो पगडंडी अब किसी भूल भुलैया जैसी लग रही थी। आर्यन जितनी तेज भागता, उसे ऐसा लगता कि वो वापस उसी पुराने घर के सामने आ गया है। तभी भागते भागते वो उस पुराने कुएं के पास पहुंचा जिसे गांव वाले यम का द्वार कहते थे। कुआं गहरा और काला था और उसके चारों ओर वही पुरानी बिजली के तार लिपटे हुए थे। आर्यन रुक गया। कुएं के अंदर, जहां पानी नहीं बल्कि काले धुएं जैसा कुछ उबल रहा था। आर्यन, रुको मत, हमारे पास आओ, यहां बहुत शांति है।